और हम यूपी की सियासत से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। बस कुछ ही पलों बाद 5:30 बजे का वक्त बताया गया है। लगभग 15 मिनट का वक्त बाकी है। थोड़ी देर में योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 6 से 7 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। अभी जो फिगर सामने आई है वो 7 बताया जा रहा है। थोड़ी देर में योगी मंत्री परिषद का विस्तार है और 7 चेहरे, हालांकि अभी जगह सिर्फ 6 की है, तो ऐसे में ये जो 7वां एडजस्टमेंट है ये कैसे होगा। नाम कौन कौन से हैं देखिए, संगीता बिंद, छत्रपाल गंगवार, ये तमाम नाम है जिनको इस बार मौका दिया जा रहा है। पलटू राम, संजय गौड़, दिनेश खटिक, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार। थोड़ी देर में ये नए चेहरे जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इधर पंजाब में भी आपको बता दें, वहां भी इस वक्त कैबिनेट विस्तार चल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है राजभवन में। और दूसरी ओर यूपी की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर, 7 चेहरों को मौका दिया जा रहा है चुनाव से ठीक, क्योंकि कोड लगने में महज 3 से 3.5 महीने का वक्त अभी बचा है। और उसके पहले अब देखिए, ये चुनावी समीकरण साधने के लिए हाथ से नाम तय किए गए हैं, यही माना जा रहा है। बहरहाल मेरे साथ इस पर बात करने के लिए 15 मिनटों का वक्त हालांकि अभी बाकी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं इस वक्त। हेमंत तिवारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा 2 मेरे सहयोगी, मानस श्रीवास्तव राजभवन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अशोक तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पहले मानस, मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। क्या कहें, 15 मिनटों का महज वक्त है, 5:30 बजे शुरू हो जाएगा। जी देखिए, तय समय तो 5:30 बजे का ही है, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो सकता है इसमें, क्योंकि धीरे धीरे जो संभावित चेहरे हैं उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया। हम आपको राजभवन की तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे दर्शकों को अपने, किस तरीके का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है, सिक्योरिटी भी आ चुकी है, कुछ लोग भीतर दाखिल हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के और जो बाकी जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है उनके आने का इंतजार हो रहा है। अच्छा, आज सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह तक यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को एहसास भी नहीं था कि अभी कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लेकिन करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये सुगबुगाहट शुरू हुई और उसके बाद कई नाम सामने आने लगे, कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन जो नाम बाद में सामने आए उसमें वो बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरफ के इस बात का संकेत देते हैं कि एक चुनावी मंत्रिमंडल विस्तार है। ये मंत्रिमंडल में के जो नए सदस्य होंगे उनके पास कामकाज करने का बहुत वक्त नहीं होगा। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि उनके पास कोई वक्त नहीं होगा। 2.5 महीने का वक्त बचा है आचार संहिता लागू होने में। दिसंबर के मिड में अधिसूचना जारी हो जाएगी, सितंबर खत्म होने पे है। ऐसे में जो मंत्रिमंडल में जो चेहरे जो सामने आए हैं, एक जितिन प्रसाद को छोड़ दें जो ब्राह्मण चेहरा है, तो बाकी के जो नीचे के जो 6 चेहरे हैं वो या तो ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से आते हैं या दलित समुदाय से आते हैं, और वो ऐसे अननोन चेहरे जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो निश्चित तौर पर एक जो सियासी समीकरण, एक जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से पिछड़ों और दलित वोट बैंक को लेकर के और खासतौर से प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को के जरिए ब्राह्मणों को लेकर के जिस तरीके से, चाहे वो बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, जिस तरीके से वो एक्टिव है, हर जिले में सम्मेलन, हर जिले में सभाएं की जा रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये मंत्रिमंडल के चेहरे नाम तय किए गए। कोई बहुत बड़ा नाम आपको इसमें नजर नहीं आएगा। जी, एक बार फिर बता भी देते हैं मानस, बने भी रहिएगा हमारे साथ। जो नाम अभी तक आप लोगों के माध्यम से हमारे पास आए हुए हैं जो विस्तार में मंत्री पद की शपथ लेंगे, जितिन प्रसाद हैं शाहजहांपुर से ब्राह्मण चेहरा, संगीता बिंद गाजीपुर से मल्लाह ओबीसी चेहरा, धर्मवीर प्रजापति आगरा से कुम्हार ओबीसी हैं, पलटू राम बलरामपुर से एससी वोटों को साधने की कोशिश इनके जरिए, छत्रपाल गंगवार बरेली से कुर्मी वोट बैंक ओबीसी के माध्यम से, दिनेश खटिक मेरठ से दलित हैं। इसके अलावा संजय गौड़ सोनभद्र से एसटी। ये अभी तक नाम सामने आए हैं, लेकिन मैं पहले मानस आप ही का एक और बार रुख करना चाहूंगी और जल्दी से जरा बताइए, ये अचानक से ये दिन कैसे तय हुआ? ये आज ही तय हुआ? क्योंकि पहले तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी थी नहीं, और इसके पीछे आखिर क्या जानकारी है? आज ही क्यों? देखिए, बीते 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय यहाँ पर लगातार मैराथन बैठकें चल रही थी। जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो सभी यहाँ पर आए हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर मौजूद थे और लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरने से पहले किस तरीके से जातिगत समीकरणों को साधा जाए। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तो आज से नहीं, विगत 6 महीने से लगाई जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब चूंकि चुनाव का वक्त बहुत करीब आ गया है और जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सवर्ण चेहरा है। हालांकि वो योगी हैं, वो मंड के महत है, इसलिए उनको जाति में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी
वो एक ऐसा चेहरा है जो सवर्ण समाज से आते हैं, लिहाजा जो नीचे के जो बाकी जो ये बात, ठीक है मानस, आप बने रहिए। मानस, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। लखनऊ अशोक तिवारी का रुख कर लेते हैं। मानस बने रहिएगा, वहां पर जो भी हलचल हो मानस तुरंत हमें दिखाइएगा, जो भी चेहरे वहां पहुंच रहे हैं, अगर उनकी झलकियां मिली तो दिखाइएगा जरूर। लेकिन पहले मैं अपने खास मेहमानों का रुख करूं, उससे पहले अशोक, ये जो चेहरे हैं मंत्रिमंडल में शामिल करने की, इनकी जरूरत ज्यादा समझी जा रही है या मजबूरी बीजेपी के लिए चुनाव से पहले? क्योंकि जैसा मानस ने कहा 3-3.5 महीनों का वक्त बचा है, काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या ज्यादा मजबूरी नजर आती है? देखिए, दोनों जरूरत है, यानी मजबूरी भी है और इनकी जरूरत भी है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से जातिगत गुटबंदी का एक बड़ा समीकरण देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से मायावती की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन की बात की गई, समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन के साथ साथ जो पिछड़ी जातियां हैं उनको साधने के लिए एक अलग यात्रा निकाली गई। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो है परिवर्तन संकल्प यात्रा की बात कही जा रही है। अलग अलग वर्गों को जोड़ने की पूरी समीकरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के लिए इन चेहरों की एक जरूरत भी है, वो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ आप कहें कि डेवलपमेंट के एजेंडे पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ना चाहेगी तो ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात को कहती है कि वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाएंगे, लेकिन जातिगत गोलबंदी करना उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। और यही वजह है कि अभी आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी है, उन्होंने बाकायदा संजय निषाद के साथ स्टेज शेयर करके इस बात का ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे लगता है कि नहीं थी, क्योंकि पहले से ही निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी दल मानी जाती है। लेकिन एक बार फिर उनको स्टेज पर लाकर एक मैसेज देने की कोशिश करना कि निषाद पार्टी बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है, ये भी एक जातिगत गोलबंदी के लिहाज से ही पूरा समीकरण देखा जा रहा है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि बीते कई महीनों से जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही थी तो दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थे। उनका नाम अभी तक इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को नहीं मिला है। सबसे पहला नाम अरविंद कुमार शर्मा, जो कि दिल्ली में पीएमओ से उत्तर प्रदेश भेजे गए थे, बाद में उनको एमएलसी बनाया गया, लेकिन उनका नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके नाम की हो रही थी। और दूसरा संजय निषाद, जो कि अभी बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको नजर आएंगे, उनका नाम भी फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार में नहीं है। ये एक और मानस, एक और यहाँ पर कि 7वां जो नाम सामने आ रहा है, 6 पद खाली हैं, 7वां नाम सामने आ रहा है, वो एडजस्टमेंट कैसे होगा ये भी देखना होगा। बहरहाल कौन कौन से नाम खुलकर सामने आते हैं, थोड़ा देर का और इंतजार कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये क्या, क्योंकि आपका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, मैं आप भी समझना चाहती हूं, क्या ये आपके लिए भी पहली बार है जब खुलकर ये सभी पार्टियां खुलकर चुनाव से पहले दिखा रही हैं कि विकास की बात दूर, जातियों को साधना परम मकसद है, वोट बैंक को अगर साधना है तो? देखिए, हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में, खास करके बिहार में, राज्यों में आखिर तक आते आते चुनाव जातीय गोलबंदी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर आ जाता है। और विकास, गवर्नेंस, ये सारे मुद्दे जो है भाषणों में रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है जो जातीय समीकरणों को साधने की कवायद है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और देखिए 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है पिछड़ों को, खासकर गैर यादव पिछड़ों को और गैर जाटों दलितों को अपने साथ जोड़ा था, एक बड़ी तादाद जोड़ी थी। इस बार भी उसको लगता है कि क्योंकि पिछड़ों में केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बने तो पिछड़ों में एक नाराजगी है, दलितों में नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए ये कोशिश हो रही है। ब्राह्मणों को लेकर एक अवधारणा बनी। अब जितिन प्रसाद का नाम चल रहा है। जितिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और जितिन प्रसाद वो नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर जो पिछले 4 साल में अत्याचार होने की बात कही और उन्होंने बाकायदा सूची जारी की, ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन किया, चिट्ठियां जारी की और सबसे ज्यादा आरोप उन्होंने ब्राह्मणों की उपेक्षा की, अनदेखी के सबसे ज्यादा जितिन प्रसाद ने लगाए। और एक तरह से अगर मैं कहूं तो ब्राह्मण वाला मुद्दा भी जितिन प्रसाद ने ही बनाया। अब ये विडंबना है कि उन्हीं जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ले लिया और आज वो अगर शपथ लेते हैं, मंत्री बनते हैं, तो ये भी एक नए तरह का प्रयोग होगा कि अपने सबसे बड़े आलोचक को अपनी सरकार में मंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है विपक्ष को एक जवाब देना चाहती है कि आप ब्राह्मणों की आलोचना की अनदेखी की बात कर रहे थे, हमने उसके सबसे बड़े मुखर आलोचक को ही अपनी सरकार में लेके मंत्री बना दिया। तो यह भी एक दांव हो सकता है। अब ये दांव कितना चलेगा ये तो आपके जो लखनऊ में संवाददाता हैं अशोक तिवारी हैं, हमारे मित्र हेमंत तिवारी हैं, तो ये सर 4.5 साल का वक्त बीत जाता है, आप ऐसे तमाम चेहरों को, क्योंकि बीजेपी तो एक चुनाव जीतती है उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, यही तो कहा जाता है बीजेपी के लिए, तो इतने चेहरों को शामिल करके भी वो क्या नहीं साध पाए, जो अब ये देखिए सारे के सारे 40 से 45% लगभग ओबीसी आते हैं, यादवों को अगर हम हटा दें
और इनको साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ऐसे ही पूरे, अगर मैं धर्मेंद्र प्रजापति की बात करूं, छत्रपाल गंगवार की बात करूं, दिनेश, इसके अलावा संगीता बिंद की बात करूं, ये सब ओबीसी से आते हैं। तो ऐसा क्या जो साध नहीं पाई और अब अचानक इन 3 चेहरों को शामिल करके कितना बड़ा गणित बैठा लेगी बीजेपी, अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मानस, क्योंकि मानस के पास शायद कोई अपडेट है, मैं एक बार उनको करना चाहूंगी। मानस, ये बताइए एग्जैक्ट आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कितने बजे हो सकता है विस्तार? देखिए बस किसी भी वक्त शुरू होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अरविंद कुमार शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए एके शर्मा भी भीतर जा रहे हैं राजभवन में। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मवीर प्रजापति, माफ कीजिएगा, धर्मवीर प्रजापति जा रहे हैं। संजय गौड़ और संजय गौड़ भी भीतर पहुंच चुके हैं। संजय गौड़ पहुंच चुके हैं और देखिए संगीता बिंद भी आ चुकी है। देखिए जो संभावित चेहरे जिनके नाम हम सुबह से बता रहे थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देखिए और भी कुछ तस्वीरें आपको जल्दी से दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब किसी वक्त भी शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। ये देखिए राजभवन के भीतर, राजभवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजभवन के भीतर देखिए दाखिल हो रहे हैं। मैं तेजी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जो संभावित मंत्रियों जिनके नाम हम आपको बता रहे थे वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भीतर दाखिल होना शुरू हो गए, यानी बहुत जल्द ही ये शपथ ग्रहण समारोह। मानस, मैं आ रही हूँ आपके पास। तीन नाम आपने अभी कंफर्म कर दिए। झांकना पड़ रहा है, देखिए गाड़ियों में झांकना पड़ रहा है कि कौन कौन से अभी चेहरे पहुंच चुके हैं राजभवन। इनमें 3 नाम, संजय गौड़, धर्मवीर प्रजापति, संगीता बिंद। ठीक है मानस, आगे और कोई चेहरा नजर आया? देखिए और तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दूसरे बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे। केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हुए हैं, अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही पहुंचे। लेकिन जिनको आज शपथ लेनी है उसमें से 3 नाम जो मैंने आपको दिखाए वो भीतर जा चुके हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और बाकी जो उनके जो समर्थक है वो भी जा रहे हैं। और देखिए और भी जो बीजेपी के नेता हैं जी वो भी भीतर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन अभी सस्पेंस बना हुआ है कि ये 7वां नाम जो है वो किसका होगा और मंत्रिमंडल से किसकी छुट्टी होने जा रही है। हाँ। 1-2 नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन इस वक्त मैं उसको ऑन एयर में नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि कन्फर्म हो जाए। लेकिन कुछ नाम है चर्चा में जिसमें से किसी एक की छुट्टी होनी है और उसकी जगह ही 7वां मंत्री शपथ लेगा। लेकिन जो राजभवन में हलचल है वो शुरू हो गई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब से 10 से 15 मिनट के भीतर सभी लोग अपना स्थान ले लेंगे और यहाँ उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त अभी और लग सकता है पूरा अपडेट आने में। मीडिया को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ये देखने को मिल रहा है। हेमंत सर, आपको भी शामिल करना चाहूंगी। देखिए पंजाब में तो हम मतलब कल से ही नाम क्लियर थे, लेकिन बीजेपी जो आखिर तक कहा नहीं जा सकता कि किन नामों को अचानक से ले आए। दौड़ में कुछ नाम शामिल होते हैं लेकिन आखिर में कुछ और नाम सामने आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि विनोद अग्निहोत्री सर कह रहे थे, आपको भी लग रहा है संजय निषाद का नाम न शामिल होना यह आश्चर्यजनक है? मुझे कोई हर नजर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करती है और जब तय हो गया कि संजय निषाद को वो विधान परिषद में जो नामांकन होने हैं उसमें भेजेंगे तो संजय निषाद ही 4 महीने 3 महीने के लिए 100 दिन के लिए क्या मंत्री बनेंगे। बड़े मैच्योर लीडर हैं, उनकी अपनी टर्म्स कंडीशन है, उसको उन्होंने समझौता किया। इसीलिए परसों इतना बड़ा जलसा रखा गया, पूरी भीड़ बुलाई गई और उनको एक बार दोबारा से रीलॉन्चिंग के तौर पर उनसे पुनः समझौते की बात की गई। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीतने की नब्ज है उसको बहुत तमीज से पकड़ रखा है। देखिए जिस दांव पर मात्र 20-22 साल के कुल वक्त में 4 बार मुलायम सिंह का परिवार और 4 बार मायावती, 8 बार मुख्यमंत्री बने, उसी दांव को बहुत तरीके से पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं दलों को क्षेत्रीय क्षेत्रकों को ध्वस्त कर दिया। इस तरीके 2017 के चुनाव परिणाम आप देख लीजिए, 47 और 19 पर ठहर गई वो पार्टियां जो 4-4 बार पूरी सत्ता संभाल तो सर रोक रही हूँ, थोड़ा सा रोक रही हूँ। 2022 का एक्सपेंशन है सर ये। अगर हर चीज चुनावी दिखता है। दिनेश शर्मा, देखिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, रुक जाए भाई।
कुछ कह रहे थे, दिनेश शर्मा कुछ कह रहे थे, लेकिन हेमंत सर जो आपने कहा कि बहुत बारीकी से और बहुत बहुत कस के पकड़ती है जो बीजेपी है चुनाव से, सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करती है, नजर भी आता है जब आप ये जिक्र करते हैं। बेबी प्रसाद मौर्य, उनकी भी बात करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुकना पड़ रहा है, लेकिन 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी, तुरंत लिए चलेंगे आपको। इस ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।